हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो मीटर ब्रिज में, पोटेंशियोमीटर में या कहीं पर भी किसी भी सर्किट में, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने पढ़ चुके हैं। तो इस डिवाइस का काम होता है टू डिटेक्ट द करंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके यूज की। तो इसका काम होता है टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट। डिटेक्ट का मतलब पहचान करना, यानी कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो हमें इससे पता लगता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। इसकी खास बात ये होती है कि इसका जो पॉइंटर होता है वो बिल्कुल सेंटर पे होता है। अगर इसका डायरेक्शन इस तरीके से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब सर्किट में करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो अगर हमारा डिफ्लेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन ये हो गया तो इसका मतलब सर्किट में डायरेक्शन रिवर्स हो गई। जैसे अगर एक बार क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो दूसरी बार अगर ये डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है तो ये बता रहा है करंट क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। तो डिफ्लेक्शन से हम कई जगह पर करंट के बारे में, करंट की डायरेक्शन और करंट फ्लो कर रही है या नहीं कर रही है, उसके बारे में ये हमें डिवाइस बताता है। तो ये तो हुआ इसका यूज, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल इस फॉर्मूले पर डिपेंड करता है, टॉर्क इक्वल टू NIAB साइन एल्फा। पहले हम इस फॉर्मूले को समझते हैं, ये है क्या। जैसे हमारे पास में यहां पर एक कॉइल है, इस कॉइल में हमने ये करंट को फ्लो किया है। करंट को जब हम फ्लो करते हैं तो ये हमारे पास में एरिया वेक्टर जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। अब इसमें हमने यहाँ पर इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर होगा, ये दो वेक्टरों के बीच में ये एंगल होता है अल्फा, ठीक है। तो जब इस कंडीशन में जब हम कॉइल को रखते हैं तो इस पर एक टॉर्क लगता है, ठीक है। उस टॉर्क की वैल्यू होती है NIAB साइन एल्फा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या हुआ बच्चे? व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। यानी कि जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है और उस टॉर्क की वजह से हमारी कॉइल घूमती है। तो इसलिए इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक ऐसी डिवाइस जिसमें कॉइल मूव कर रही है और ये मूव करने का जो रीज़न है उस पर लगने वाला टॉर्क, और उस टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NIAB साइन एल्फा। इसमें N इस कॉइल के अंदर टर्न्स हैं। जैसे हमने एक बार टर्न लिया, फिर दूसरी बार टर्न लिया, फिर तीसरी बार टर्न लिया, ऐसे नंबर ऑफ टर्न, जैसे मान लो 500, 1000, 200, 100, जितने भी टर्न्स हैं वो हम यहाँ पर लेते हैं। I इसके अंदर करंट है, A इसका एरिया। हमने कॉइल को बड़ा बनाया है तो एरिया ज़्यादा होगा, कॉइल को छोटा बनाया है तो एरिया कम होगा। B मैग्नेटिक फील्ड जो हम इसके चारों तरफ लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। एल्फा एंगल होता है A और B के बीच में। तो यहां पर ये फॉर्मूला बनता है टॉर्क इक्वल टू NIAB साइन अल्फा। तो हम यहां पर टॉर्क जो है देखते हैं तो वो हमारे पास I के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपको ये प्रिंसिपल बोलना है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है तो एक लाइन में आप कैसे बोलेंगे? तो वो प्रिंसिपल अगर आपका स्टेटमेंट ये होगा कि when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field it experiences a torque and torque is directly proportional to current। ठीक है बच्चे। तो यहां पर अब प्रिंसिपल के बाद में
हम आते हैं इसके पास, इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो एक कंस्ट्रक्शन भी पूछा जाता है, डायग्राम बनाने के लिए आता है, और वो कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके ये पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो डायग्राम हम देखने जा रहे हैं। इसके अंदर जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक स्क्रू होता है। इस स्क्रू के साथ में एक सस्पेंशन स्ट्रिप होती है, ठीक है। ये जो सस्पेंशन स्ट्रिप होती है, इसके साथ में हम एक कॉइल अटैच करते हैं। ये कॉइल जब हम अटैच कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, अभी तो मैंने ये 1 या 2 या 3 ही टर्न आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं। क्यों करते हैं, इसका रीज़न हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में इसका एक एंड इस तरीके से, ये एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, और इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करते हैं। फिर ये जो होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में कॉनकेव शेप्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक पोल्स हैं, ठीक है। तो कॉनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स क्यों लगाते हैं, इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार इसका कंस्ट्रक्शन देख लें, ठीक है। यहाँ बीच में एक मिरर लगा होता है, ठीक, और इसमें ये कनेक्शन के लिए हमारे पास में बाहर की तरफ ये टर्मिनल्स होते हैं T1 और एक टर्मिनल T2, जिससे हम इसे सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में टॉर्सनल हेड है। ये क्या है, ये इसको फिक्स भी रखता है और इसको रोटेट करने के लिए भी अलाउ करता है। ये हमारे पास में सस्पेंशन स्ट्रिप, तो सस्पेंशन स्ट्रिप जो है ये बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। ये हमारे पास में कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के बाद में यहां पे आप जो देख रहे हो, दिस इज कॉनकेव शेप्ड मैग्नेटिक पोल्स। ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई। इसके अंदर ये हमारे पास में सॉफ्ट आयरन कोर हो गया। नीचे यहाँ पर ये हमारे पास में हो गई हेयर स्प्रिंग, और ये जो हेयर स्प्रिंग होती है ये भी किसकी बनी होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की। ये होता है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके अंदर इसका सीधा सा कंसेप्ट यहाँ पर पहले तो हम एक बार देख लें। सस्पेंशन स्ट्रिप, इसको लटकाने का, सस्पेंड करने के लिए कॉइल में करंट जाएगा, ये पोल्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे जिससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कोर यहाँ पे हम लगाते हैं, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, सॉफ्ट आयरन कोर हमने सिलिंड्रिकल शेप की लगाई हुई है। तो अब एक एक करके यहाँ पर, ये तो हमने अभी डायग्राम देखा, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये सॉफ्ट आयरन कोर का क्या काम है। सॉफ्ट आयरन कोर जब हम कॉइल में लगाते हैं तो वहाँ की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। परमेबिलिटी बढ़ने का मतलब वहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास करने लगता है, यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की ज़रूरत है। मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत क्या है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था NIAB साइन अल्फा। तो टॉर्क जो है वो यहाँ पर B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा। टॉर्क बढ़ने से हमारी कॉइल आसानी से ईजिली रोटेट कर पाएगी, यानी कि अगर मैं कम करंट भी फ्लो कराता हूं तो टॉर्क ज़्यादा लगेगा अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता हूं।
तो इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए मेरे पास में कौन है, सॉफ्ट आयरन कोर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो आपका आंसर होगा कि सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एज इट इंक्रीजेज द परमेबिलिटी, वो परमेबिलिटी वहाँ पे बढ़ाता है, उसकी वजह से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सेंसिटिविटी का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं एक स्मॉल करंट भी फ्लो कराऊंगा तो कॉइल आसानी से रोटेट करेगी और हमें डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी ये छोटी से छोटी करंट के बारे में भी आसानी से बता पाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पे। कॉनकेव शेप मैग्नेटिक पोल्स क्यों है यहाँ पे, कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। तो कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं इनका स्पेशल शेप कॉनकेव रखा जाता है। देखिए ये हमारे पास में अभी स्ट्रेट है, अगर मैं इसको इस तरीके से कर्व कर दूंगा तो ये कॉनकेव शेप में आ गई। तो कॉनकेव शेप की वजह से क्या बनता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। सबसे पहली चीज, व्हाट इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो आपका आंसर होगा द मैग्नेटिक पोल्स आर कॉनकेव शेप्ड। एंड व्हाट इज द पर्पस या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉनकेव शेप्ड, तो दे प्रोड्यूसेस अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाते हैं ये, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की थोड़ी देर में बात करते हैं, तब तक हम बाकी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर टॉर्शनल हेड इसको अलाउ कर रहा है घूमने के लिए, सस्पेंशन स्ट्रिप से हमने इसको लटकाया हुआ है, स्प्रिंग यहाँ पे हमने लगाई हुई है। तो अब पहले हम बात करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज की। सस्पेंशन स्ट्रिप और हेयर स्प्रिंग फॉस्फर ब्रॉन्ज की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि दे हैव अ हाई इलास्टिसिटी। हाई इलास्टिसिटी होने की वजह से ये आसानी से ट्विस्ट कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉइल हो गई, कॉइल में करंट गया, मैग्नेटिक फील्ड ने उस पर टॉर्क लगाया। तो अब ये स्प्रिंग का क्या काम है, अगर ये स्प्रिंग नहीं होगी तो हमारी कॉइल 360 डिग्री पर गोल गोल पंखे की तरह, फैन की तरह रोटेट करने लगेगी। तो जैसे ये ट्विस्ट करने की कोशिश करेगी, स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगी। तो जैसे आप किसी चीज़ पर कोई फोर्स लगाते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो फोर्स के बदले में फोर्स लगता है, टॉर्क के बदले में टॉर्क लगता है। तो कॉइल घूमी किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क की वजह से। साथ में ये अटैच है तो स्प्रिंग भी घूमेगी। स्प्रिंग लेकिन घूमना नहीं चाहती, आप उसे ज़बरदस्ती घुमा रहे हैं तो वो अपोज करेगी, यानी कि वो एक टॉर्क लगाएगी जो वो कॉइल के अपोजिट होगा। तो यहाँ पर दो टॉर्क काम करेंगे, एक कॉइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, एक स्प्रिंग जो कॉइल पे लगा रही है। ठीक है, तो दो फील्ड, दो टॉर्क यहां पर काम करते हैं, दे बिकम इक्वल एंड अपोजिट एंड इक्विलिब्रियम इज सेट अप इन द कॉइल, और हमारी कॉइल एक जगह पे जाके रुक जाती है। ठीक है, तो जब ये रुक जाती है तो हमारे पास में दोनों टॉर्क जो होते हैं दे बिकम इक्वल एंड अपोजिट। तो जैसे ही अगर हमारे पास में इक्विलिब्रियम आया, तो जैसे हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास में दो टॉर्क प्रोड्यूस हुए। एक टॉर्क जो किसने बनाया, मैग्नेटिक फील्ड ने। एक टॉर्क कॉइल पर किसने लगाया, स्प्रिंग ने। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। इसकी वैल्यू होती है NIAB sin 90। ठीक है, अभी 90 कैसे है अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूं, और इसकी वैल्यू होती है K थीटा। तो इसको अभी हम यहीं पर रोकते हैं। तो बीच में एक बात हमारी रह गई थी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अभी जैसे कि मेरे पास में ये पेन है, तो ये पेन सिलिंड्रिकल शेप है, सामने से आप देख रहे हो। अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊंगा तो आपको इसका सर्कुलर पोर्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू है, ये इसका
टॉप व्यू, यानी मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये सर्कल दिखाई देगा। अब मुझे इसके ऊपर कॉइल लपेटनी है, मैंने कॉइल लपेट दी, तो वायर लपेट दिए। अब मैं इसको जब आपको ऐसे दिखाऊंगा तो ये कुछ ऐसे देखने में होगा। इसके अंदर हमारे पास में अभी ये जो आप देख रहे हैं, तो ये मैंने हल्का सा गैप क्यों छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो है वो हमारे पोल्स हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको शेप के बारे में बताया था, ये जो शेप है वो कॉनकेव शेप है और इसके बीच में ये कॉइल, तो जैसे ये हमारे पोल्स हो गए और बीच में ये कॉइल हो गई और ये इस तरीके से रोटेट कर रही है। सामने से देखेंगे तो ऐसे रोटेट कर रही है और ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे रोटेट कर रही है। ये यहाँ पर फिक्स थी। ये जो वायर्स होंगे वो कुछ इस तरीके से अब आपको दिखाई देंगे, यानी कि मैंने वायर को लपेटा था इस तरीके से और जब मैं इसे सामने से देखूंगा तो ये वायर्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर इन पोल्स का काम क्या है और ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरीके से पूरे सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो ये सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अभी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस तरीके से ये फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पोल में ये एंटर करेंगी। तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है अल्फा, ये 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 की वैल्यू होने की वजह से साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये टॉर्क लगता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री फिक्स, अब क्या ये 90 डिग्री फिक्स हो गया, कैसे? बिकॉज ऑफ दिस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि हमारे पास में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स, तो आप क्या बोलेंगे? कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉनकेव मैग्नेटिक पोल्स, तो आप बोलेंगे इट प्रोड्यूसेस अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या इंपॉर्टेंस है? इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म टॉर्क। अगर हम देखें तो ये कॉइल अभी है, तो ये फील्ड लाइंस इसके पैरेलल होंगी, एंगल 90 है। मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो ये वाली फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ऐसे घुमा दूंगा तो ये वाली फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। यानी अल्फा की वैल्यू, यानी हमारी कॉइल किसी भी डायरेक्शन में घूम जाए, एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री रहेगा, तो 90 डिग्री रहने के बाद में तो टॉर्क हमेशा उसकी वैल्यू NIABP होगी और टॉर्क की जो डिपेंडेंसी है वो अल्फा पे खत्म हो जाएगी, यानी वो अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? इट प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म एंड मैक्सिमम टॉर्क इन एवरी पोजीशन ऑफ द कॉइल, ठीक, जिससे डिपेंडेंसी इस अल्फा पे से खत्म हो जाए, टॉर्क की वैल्यू सभी डायरेक्शन में सेम रहे, ठीक है। इसका फायदा मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। ये स्प्रिंग का टॉर्क था, तो हुआ क्या कि जब हमने करंट को फ्लो कराया तो मैग्नेटिक फील्ड ने एक टॉर्क लगाया, तो हमारी कॉइल घूमी, साथ में स्प्रिंग घूमी, तो स्प्रिंग ने पलटकर एक टॉर्क लगाया, वो स्प्रिंग का टॉर्क जिसे हम रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? के थीटा। के क्या है यहां पर? दिस इज कॉल्ड टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, जिसे हम टॉर्सनल कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये डिपेंड करता है किस पर? जो हमने स्ट्रिप लगाई थी और नीचे स्प्रिंग लगाई थी, वो किसकी लगाई थी हमने? फॉस्फर ब्रॉन्ज की, ठीक है। तो अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल ये के क्या है? 1 डिग्री अगर हमने घुमाया या 1 रेडियन हमने घुमाया, तो 1 रेडियन घूमने पर टॉर्क के लगेगा। अब वो थीटा डिग्री घूम गई तो टॉर्क हो गया के इंटू थीटा। ये उसी तरीके से जैसे हम किसी भी एक, जैसे ये पेन है, ये पेन 20 रुपीज़ का है, अब मुझे 5 पेन चाहिए, 5 पेन मुझे यहाँ से खरीदने हैं मार्केट से,
तो 20 इंटू 5 यानी कि 100। तो ऐसे ही 1 डिग्री घूमने पर के टॉर्क लगता है, थीटा डिग्री घूमने पर के थीटा यानी थीटा टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो थीटा है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, एन ए बी डिवाइडेड बाय के इंटू आई। यहाँ पे ये जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं जी, इसको 1/g बोलते हैं और ये आई। तो अगर मैं g को लिखूंगा तो g की वैल्यू होती है k/NAB। इसे बोलते हैं हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब इसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट क्यों कहते हैं मेरे बच्चे? देखिए, एक बार जब हम गैल्वेनोमीटर बताएंगे तो उसमें कॉइल n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, a एरिया होगा, b मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई। हम गैल्वेनोमीटर जब बनाएंगे तो ऑलरेडी हम ये सारी चीज़ें फिक्स करके चल रहे हैं। के सस्पेंशन स्ट्रिप और स्प्रिंग पे डिपेंड कर रहा है, तो ये चारों चीज़ें कांस्टेंट हैं गैल्वेनोमीटर के लिए, जो बार बार चेंज नहीं होंगी। अब चेंज क्या होगा? करंट चेंज होगा तो थीटा चेंज होगा, यानी कि वी कैन राइट थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब जरा इस चीज़ को समझते हैं। ये मेरे हाथ में ये जो घड़ी है, ठीक है, या दरवाजे में जो हम दीवार पे जो हम घड़ी देखते हैं, तो उस घड़ी में हमारी घड़ी जो होती है वो हमें क्या बताती है? तो कोई भी कहेगा टाइम बताती है, नहीं, टाइम नहीं बताती है, वो डिफ्लेक्शन बताती है। जैसे हमारी जो घड़ी है उसमें अभी ये 12 पर सुई है, मान लो सेकंड की सुई है। अब ये चलकर जैसे अगर मान लें 90 डिग्री घूम रही है, तो 90 डिग्री घूमने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री घूमने में उसने जो टाइम लिया वो 15 सेकंड है। तो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 6 डिग्री आया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड की जो सुई है वो एक डिवीजन जब मूव करती है तो वो 6 डिग्री घूमती है, और उस 6 डिग्री घूमने में वो टाइम जो होता है वो 1 सेकंड होता है। तो हमने यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग में क्या लगा रखे हैं? मार्क लगा रखे हैं। तो हम टाइम नहीं देख रहे, हम तो सुई को घूमता हुआ देख रहे हैं। तो सुई का जो डिफ्लेक्शन है वो हमें टाइम बताता है, यानी कि 6 डिग्री पर हमने 15 डिवीजन लगाए। 15 डिवीजन का मतलब 90 डिग्री घूम गई, तो यानी 15 सेकंड हो गए। ऐसे ही 30 सेकंड्स का मतलब होता है हमारे पास में 6 डिग्री वो घूमेगी कितनी बार? तो इस तरीके से पूरा 180 डिग्री जब वो घूम जाती है तो वो 30 सेकंड्स हो गए। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारी जो करंट है वो जो डिफ्लेक्शन दे रही है, तो उस डिफ्लेक्शन को मेज़र करके हम क्या करेंगे? हम एक स्केल क्रिएट कर लेंगे। तो वो जो स्केल जो क्रिएट होगा वो एक लीनियर स्केल होगा, और उसके डिविजन्स की वजह से हम करंट की वैल्यू को मेज़र कर पाएंगे। कैसे? वो समझिए। सपोज करिए कि मैंने किसी गैल्वेनोमीटर में करंट दी 0.1 एम्पियर और ये 5 डिग्री डिफ्लेक्शन आ गया। अब मैंने करंट को डबल कर दिया 0.2 एम्पियर, तो ये 10 डिग्री आ गया। 0.3 एम्पियर तो ये 15 डिग्री आ गया। 0.4 एम्पियर तो ये 20 डिग्री। तो मैं क्या करूं? एक स्केल बना लूं, इस पर एक पॉइंटर लगा लूं, और 5-5 डिग्री पर मैं यहाँ पर ये डिवीज़न लगाता जाऊँ। तो अगर मेरा पॉइंटर 5 डिग्री घूमता है तो करंट 0.1 एम्पियर आ रही है। 10 डिग्री घूमता है तो इसका मतलब 0.2 एम्पियर, मैंने करंट को डबल कर दिया। 3 डिवीजन घूमेगा तो 15 डिग्री यानी कि 0.3 एम्पियर। तो ऐसे करके हम डिफ्लेक्शन को देखकर अब करंट बता सकते हैं, जैसे हम अपनी घड़ी में डिफ्लेक्शन को देखकर टाइम बता सकते हैं। समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम स्केल बनाते हैं। अब ये यहाँ पर एक चीज़ रह गई, इसमें एक मिरर था, कॉनकेव मिरर। तो हमने एक कॉनकेव मिरर लिया था, तो इसको बोलते हैं हम लैंप एंड स्केल
अरेंजमेंट। अब ये लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट क्या है? इसके अंदर हमारे पास में ये एक स्केल है, इस स्केल पर ये इस तरीके से मार्क लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर एक लैंप रखी होगी और हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सामने रखा है जिस पर ये कॉनकेव मिरर, तो यहां से लाइट जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है जो पूरी लाइट को एक फाइन बीम में कन्वर्ट कर देता है, तो ये पतली बीम। तो आपने बच्चों को देखा होगा कि एक लेज़र टॉर्च आती है, पॉइंटर रेड कलर का, आप बटन दबाते हैं तो एक पॉइंटर आपको रेड कलर का दिखाई देता है दीवार पर, या कहीं पर भी आप देखना चाहते हैं उससे पॉइंटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से लाइट जब कॉनकेव मिरर पे पड़ेगी तो एक पॉइंटर, लाइट का पॉइंटर यहाँ पे बनेगा। जैसे जैसे हमारी कॉइल घूमेगी वैसे वैसे ये पॉइंटर आगे पीछे मूव करेगा, और इस पॉइंटर की पोजीशन से हम यहाँ पर करंट को मेज़र करते हैं। और ये डिवीज़न हमने उसी तरीके से लगाए हैं, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, जो अभी मैंने आपको समझाया इक्वल डिवीजन्स पर। तो एक डिवीजन की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है और जो पॉइंटर जितना घूमता जाएगा उतने डिवीजन हम काउंट करके ये बता सकते हैं कि करंट कितनी फ्लो कर रही है। चलिए बच्चे, अब यहाँ पर हम एक और कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। तो हमने बीच में अभी एक बात करी थी सेंसिटिविटी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए और इसको बहुत जनरली पूछा जाता है। तो अब हम जो अगला टॉपिक गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं वो है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? अब देखिए, किसी को होता है क्या है, जैसे कि अब मैं क्लास में कभी भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो होता क्या है भैया, एक बच्चा होता है उसको 10 गालियाँ दे लो, पीट लो, मार लो, वो मुस्कुराता रहता है। एक कोई बच्चा होता है उसे जरा सा डांट दो तो गंगा जमुना बहलाने लगता है, रोने लगता है। तो ये यहाँ से आपको क्या पता लगा? सेंसिटिविटी। यानी कि एक को हमने बहुत कुछ कहा लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, और एक को जरा सी कोई बात किया थी तो उसको क्या हुआ, वो बहुत जल्दी रिएक्ट किया, उसने रोने लग गया वो। तो ऐसे हम आपके पास में कई सारे लोग मिलते होंगे जो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो सेम सेंसिटिविटी का मतलब भी यही है। अगर हमारा गैल्वेनोमीटर एक छोटी करंट के लिए भी सेंसिटिव है तो उसका मतलब क्या है कि वो छोटी से छोटी करंट के लिए भी लार्ज डिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर मैं अपने गैल्वेनोमीटर में छोटी से छोटी करंट भी दूं और वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब मुझे आसानी से पता लग रहा है कि छोटी करंट को ही वो मेज़र करके दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को हम दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। एक होती है करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी हो गई। दूसरी कौन सी हो गई? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो पहले हम इसको समझते हैं। करंट सेंसिटिविटी को हम IS इक्वल टू लिखते हैं थीटा डिवाइडेड बाय आई। तो जैसे मैंने आपको समझाया, अगर मैंने कम करंट फ्लो कराई और थीटा ज़्यादा डिफ्लेक्शन आया तो करंट कम है, थीटा ज़्यादा है, तो सेंसिटिविटी अच्छी है, ठीक है। कम करंट ज़्यादा डिफ्लेक्शन, यानी छोटी करंट पे भी वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे। तो करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ऐसे ही अगर मैं वोल्टेज सेंसिटिविटी को देखूं तो ये थीटा अपॉन वी होगा, यानी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अब वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो थीटा आई आर जी क्या है? जो हमने कॉइल लगाई थी उसका रेजिस्टेंस, जैसे हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बोलते हैं, और थीटा अपॉन आई को हम लिख सकते हैं IS अपॉन RG। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में ये रिलेशन होता है IS अपॉन RG, ठीक है। अभी हमने जो डेरिवेशन किया था वर्किंग के लिए किसमें? गैल्वेनोमीटर में, तो वहाँ पे हमने अभी देखा था कि थीटा जो है, थीटा अपॉन आई की वैल्यू वहाँ पर आई थी NBA डिवाइडेड बाय K। तो अब क्वेश्चन एग्जाम में कौन कौन से और कैसे कैसे आएंगे?
पहला, व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। डेफिनेशन आपको देनी है। करंट सेंसिटिविटी मींस डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज फॉर वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा, इनका यूनिट क्या होगा। थीटा का यूनिट होता है डिवीजन और करंट का होता है एम्पियर। तो डिवीजन पर एम्पियर, या मैं ऐसे लिख सकता हूं रेडियन पर एम्पियर, एंगल है ना तो रेडियन, तो डिवीजन पर वोल्ट और रेडियन पर वोल्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट बहुत जनरली पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर को बढ़ाने के लिए हमारे पास में यहां पर कौन कौन से फैक्टर हैं, IS इज प्रोपोर्शनल टू N, IS इज प्रोपोर्शनल टू A, IS इज प्रोपोर्शनल टू B, IS इज प्रोपोर्शनल टू 1/K। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियस है टॉर्क, टॉर्क कौन सा जो हमने पहले पढ़ा था, NIAB। तो N बढ़ाने से टॉर्क बढ़ता है। तो मैं भले ही करंट को कम करूं लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैंने बढ़ाए हैं तो टॉर्क ज़्यादा लगेगा, यानी कि हमारा जो कॉइल है ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि गैल्वेनोमीटर ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। एरिया हम बढ़ा सकते हैं कॉइल का, तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए हम पहले से मैग्नेटिक पोल स्ट्रॉन्ग रखेंगे, और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो हम उसमें क्या लगा देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्ट आयरन कोर को लगाकर परमेबिलिटी बढ़ती है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी कि हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अच्छा काम करेगा। के जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, IS इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K। के की जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है जो हमने स्ट्रिप ली है और जो स्प्रिंग ली है उसके मटेरियल पर। इट शुड बी हाईली इलास्टिक, तो इसके लिए हम फॉस्फर ब्रॉन्ज को यूज़ करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज को क्यों यूज़ करते हैं। हाई इलास्टिसिटी होती है जिसकी वजह से के यानी कि टॉर्सनल कांस्टेंट जो होता है वो कम होता है, जिससे सेंसिटिविटी अच्छी होती है। तो कोई आपसे पूछे कि कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और स्प्रिंग के लिए क्यों यूज़ करते हैं, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी बिकॉज इट हैज़ अ लो टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, अब ये चार चीज़ें हो गई, इन चारों के बेस पर ये पूरा हमारे अलग अलग फैक्टर्स पे क्वेश्चन आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो आज का डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है, अब मैंने करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ा ली, क्या ये ज़रूरी है कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाऊं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाए। बात समझ में आ रही है कि भाई इनमें से ये फैक्टर्स मैंने बढ़ा दिए, इससे करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई, तो क्या ज़रूरी है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाए। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इज इट नेसेसरी दैट ऑन इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज। तो आपका आंसर होगा नो। अब नो क्यों होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी आप बढ़ाएं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, वजह क्या है, अब सुनिए। अब N और A को हम एक लिमिटेड नंबर तक ही बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के लिए हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर ज़्यादा होगी, एरिया बड़ा करेंगे तो भी लेंथ ऑफ द वायर ज़्यादा होगी, और जो लेंथ ऑफ द वायर होता है तो वो हमारे रेजिस्टेंस को, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो सेंसिटिविटी तो बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी इतनी बढ़े तो रेजिस्टेंस भी बढ़े। अब सपोज करिए कि अभी ये IS से करंट सेंसिटिविटी 2 टाइम्स बढ़ गई और रेजिस्टेंस ऐसा करने के चक्कर में हमने वायर लंबा लिया तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स बढ़ गया। तो जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी वो 1/2 IS/RG यानी कि पुरानी सेंसिटिविटी की हाफ हो गई। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि अगर आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के चक्कर में नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो उससे दो प्रॉब्लम होगी। पहला, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है तो करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ जाएगी लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। दूसरा, आपकी जो कॉइल होगी वो भारी हो जाएगी, बल्की हो जाएगी, तो वो सस्पेंशन स्ट्रिप से लटकाने में हमें उसे दिक्कत होगी, ठीक है। और ज़रा से झटका वगैरह लगने से, जर्क लगने से, कहीं आप शिफ्ट कर रहे हैं उसकी वजह से कोई जर्क आता है तो वो सस्पेंशन स्ट्रिप टूट सकती है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया ऑफ कॉइल ये एक लिमिटेड करें, ठीक है। इसके कंपैरिजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ता है तो इसके लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं, के को कम करना होता है इसलिए फॉस्फर ब्रॉन्ज यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आज हमने पढ़ा गैल्वेनोमीटर के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।